नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने 3 गुणों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा में है। पहला गुण अपना बड़बोलापन, यानी जिसके मुंह में जो आता है वो बक देता है। कोई भी मर्यादा नहीं, किसी भी चीज की गरिमा नहीं और पद की भी गरिमा नहीं। दूसरा गुण अपार ज्ञान, यानी अपने अनुसार बनाए गए डेटा को जिस प्रकार से फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भी उनके एक गुण में शामिल है। और तीसरा गुण है दोस्तों आचार संहिता का उल्लंघन करना। मतलब आप देख लेंगे, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी किस्सा उठाकर देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी प्रदेश में, किसी ना किसी रैली में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रत्याशी, सांसद, विधायक मिल ही जाएगा जो आचार संहिता का उल्लंघन कर देता है। और सबसे खास बात, दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उल्लंघन करता है तो सो करता है, लेकिन इसके खिलाफ ईसी चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त एक्शन भी नहीं लिया जाता। अब गुण देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गुणों की इतनी ज्यादा चर्चा है, तो चलिए एक नाम और जोड़ लेते हैं इस लिस्ट में जो इन तीनों गुणों की पराकाष्ठा को साबित कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर जो है प्रस्तुत हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कभी तेजस्वी सूर्या बच्चों को रैली में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। न केवल प्रोत्साहित करते हैं बल्कि एक स्कूल में तो मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आपको तेजस्वी सूर्या की रैली में जाना पड़ेगा, उनके नाम के नारे लगाने पड़ेंगे, उनके जो है समर्थन में आपको टी शर्ट भी वापस बदले में मिलेगा। मतलब ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बार्टर सिस्टम चल रहा है, और वो भी बच्चों के साथ बार्टर सिस्टम चल रहा है एक कैंडिडेट के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए। बहरहाल ये तो एक प्रत्याशी है, समझ भी आता है। दूसरी तरफ आप नजर डालीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो खुलेआम मंच से कहते हैं कि हम राम को लाना जानते हैं तो राम नाम सत्य करवाना भी जानते हैं उन लोगों का जो बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा है। एकदम बयान एकदम दिया, कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रही हूं, लेकिन राम नाम सत्य करवा देते हैं। ये कानून व्यवस्था पर चोट है कि हम राम नाम व्यवस्था है नहीं। अब इसका अर्थ तो कई निकल सकता है, क्या फर्जी इनकाउंटर कराया जाता है, क्या जेल में बैठे बैठे कुछ ऐसा कराया जाता है कि मृत्यु हो जाती है दोषियों की, या फिर बुलडोजर वाली राजनीति पर आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इससे संबंधित भी योगी सरकार जो है फंस जाती है अपने बयानों में। बहरहाल आ जाइए दूसरे प्रदेश पर, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किस प्रकार से कहते हैं, और पुराने भी उनके काफी विवाद रहे हैं। कभी कहते हैं कि सीता माता का जीवन तलाकशुदा महिला की तरह था, कभी कह देते हैं कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। क्या औकात है कांग्रेस की? मतलब देश की बड़ी विपक्षी पार्टी को आप ये कह देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, जहां से आए हो वहां गाड़ देंगे। और इसी प्रकार की कुछ जुबान देखने को मिली राजस्थान के शिक्षा मंत्री थी कि यानी आपको तमाम छोटे बहुत उदाहरण मैंने आपको बता दिए जिससे आपको भारतीय जनता पार्टी के गुणों के बारे में पता चल जाए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करने में सबसे आगे है। अपने बड़बोलेपन में पद की गरिमा को भूल जाइए, अपने व्यक्तिगत तौर पर आप क्या है वो भी छोड़ दीजिए। आप विपक्ष को इतना जलील करते हैं, इतना अहंकार, इतना अहम जो है वो भी आपके गुणों को ही दर्शाता है। और तीसरा, कंगना रनौत को उदाहरण ले लीजिए कि आप सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बता दीजिए, आप कह दीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और शास्त्री राइट विंग के लोग थे। आप ऐसे उलझुलूल जो फैक्ट भी नहीं है अपनी मर्जी से फैक्ट बना के अपने ज्ञान का अपार प्रदर्शन कर दीजिए। तो ये जो है तमाम गुण है भारतीय जनता पार्टी के, और एक कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए जो इस पे फिट बैठते हैं। अब दोस्तों इसी उदाहरणों के बीच में एक और नाम आप जोड़ लीजिए सूची में। लगातार वीडियो लाऊंगी और आप नाम जोड़ते जाइए और देखते जाइए कि बड़बोलापन कितना ज्यादा है और आचार संहिता का उल्लंघन भी कर लेते हैं, लेकिन मजाल हो कि चुनाव आयोग जो है इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे। अब देख लीजिए, हुजूर के विधायक, मध्य प्रदेश की बात कर ही रही थी कि मुख्यमंत्री साहब से कितने ज्यादा प्रभावित हो गए हुजूर के विधायक कि एक रैली में जहां पर वो एक समर्थन देने एक प्रत्याशी को आए थे, उनके रैली में कुछ ऐसा बोल जाते हैं विपक्षी दलों के बारे में जो सचमुच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारतीय राजनीति का रुख कहां को हो रहा है कि जिसके मन में जो भी आता है वो बोल देता है और एक्शन भी नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या एक्शन लेना चाहिए या किस प्रकार से
ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, उससे पहले आइए समझते हैं कि हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या बयान दे दिया है। और न केवल विपक्ष को लेकर बल्कि इसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी जोड़ दिया, धर्म को भी जोड़ दिया, और मतलब कुल मिलाकर बोलूं कि चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर प्रचार और दुष्प्रचार करना जो है बिल्कुल भी जो है अलाउ नहीं है। लेकिन उसका जो है एकदम ताक पर रखकर इन्होंने पाकिस्तान से तार जोड़ दिए कांग्रेस के। क्या कहा, सबसे पहले वो दिखाती हूं, फिर आगे की बातें करूंगी। स्क्रीन पर नजर डालिए, देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रामेश्वर शर्मा ने कहा, बेईमानों लुटेरों को सबक सिखाना है। तीसरी बार मोदी की सरकार बना दो, मेरी गारंटी है कि लाहौर में बैठे मुल्ला मौलवी भी वंदे मातरम बोलेंगे। इसके अलावा उन्होंने सीएम केजरीवाल को पागल, राहुल गांधी को बूढ़ा कहा और दिग्विजय सिंह को तो इस्लामाबाद भेजने की भी बात कह दी। क्या कहा वो देख लीजिए अब वर्ड टू वर्ड। रामेश्वर शर्मा ने कहा, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दो, लाहौर में बैठे मुल्ला और मौलवी भी वंदे मातरम बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब इतिहास बदल चुका है, हम 370 हटाए तो ऐसे रोए जैसे घर में मातम मच गया हो। उसके बाद कहते हैं, मैं सौगंध खाकर कह रहा हूं मोदी जी, 400 सीट लेकर जब लोकसभा के अंदर आएंगे, बैठेंगे तो लाहौर की छाती पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। ये नया भारत है। वहां रे नया भारत कि भाजपा इतनी ज्यादा आश्वस्त है 400 सीट को लेकर कि वो पाकिस्तान के लिए उनको पाकिस्तान का जिक्र करना पड़ रहा है। ये प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है या नहीं है, या महज अपने सीटों की, अपनी बातों की पूर्ति करने के लिए बस कुछ भी बोल देना है तो कह देंगे कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो लाहौर घबरा जाएगा। मतलब आप खुद बताइए, इसका क्या कोई तुक बन रहा है? क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? आप भारत में चुनाव लड़ रहे हैं तो भैया भारत के चुनावी मुद्दों पर लड़िए। आप लोकल मुद्दे पर लोकल प्रत्याशी किस प्रकार से किया करेगा काम, उस पर चर्चा कीजिए। आप किसी पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं, उस पार्टी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैनिफेस्टो का जिक्र कीजिए और मैनिफेस्टो में बताए गए वायदे को पूरा कीजिए। पिछले साल अगर आपकी सरकार है किसी जगह पे तो वहां पे बताइए कि पिछले सालों में आपकी सरकार ने क्या किया है, किस तरीके से अपनी मैनिफेस्टो में रखी बातों को पूरा किया है, और मैनिफेस्टो के अतिरिक्त भी किस प्रकार से जो वायदे नहीं भी किए गए थे वो चीजें भी उस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में आपने किया है। और अगर आप वहां पर नहीं विजय हुए तो बतौर विपक्षी आपने किस प्रकार से उस विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र में काम करने का काम किया है। यानी काम करने से मेरा मतलब है कि आपने किस प्रकार से सवाल उठाए, सरकार ने अगर कोई मनमानी स्कीम लाई है, सरकार ने मनमानी ढंग से उस जगह पर राज करने का प्रयास किया तो आपने किस हिसाब से उन्हें अकाउंटेबल बनाया, उन्हें पारदर्शिता लाने के लिए मजबूर किया, ये सब बताइए। बजाय इसके आप पाकिस्तान से तुलना कर दे रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो पाकिस्तान, लाहौर के मुल्ले जो है वो वंदे मातरम बोलेंगे। अगर मतलब मान लीजिए कि पाकिस्तान में बैठे जो मौलवी है वो वंदे मातरम कह भी देते तो क्या उनके वंदे मातरम कहने से भारत की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी? भारत में महंगाई की समस्या का निवारण हो जाएगा? क्या भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में ज्यादा हो जाएगा, या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसकी स्थिति जो है बेहतर हो जाएगी? किस प्रकार से वंदे मातरम की गूंज जो है, अगर वंदे मातरम पाकिस्तान में बोला जाएगा तो गूंज भारत में सुनाई देगी? ये किस सांप्रदायिक, किस जो है हेट्रेड फैलाने का काम किया जा रहा है? मुझे तो इस बयान पर भी ताज्जुब हो रहा है। लेकिन मैं आपको आगे का भी बयान पढ़ाऊंगी जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि आप मोदी जी की तारीफ में इतना ज्यादा लिप्त हो गए कि आपने विपक्षियों को भी लेकर कुछ भी बयानबाजी करना शुरू कर दिया। देखिए स्क्रीन पर फिर से नजर डालिए और फिर से आएंगे हम इस मुद्दे पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सांसद, विधायक जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है और उनके लिए तो सब जायज है। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं रामेश्वर शर्मा, एक बार फिर से देख लीजिए। एक दिल्ली का पागल, दूसरा राहुल गांधी को 55 साल का बूढ़ा, ये सब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछ रहे थे। कितने मरे, सबूत दो। हम इस बार 400 पार करके गारंटी से सबूत देंगे। जब अगली सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तब इन चारों बंदरों को हवाई जहाज से लटका कर भेज देंगे। पढ़िए शब्द एक बार ध्यान से देखिए। बंदर कह रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं को, पागल कह रहे हैं,
55 साल का बूढ़ा कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो उन्हें वापस लटका देंगे। ये शब्द शोभा देता है क्या? आप खुद बताइए। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार की शब्दावली एक विधायक इस्तेमाल कर रहा है, अब मैं क्या ही पूछूं, मुझे पूछते हुए भी शर्म आ रही है जब इसी प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उखाड़ फेंकेंगे, औकात क्या है, जहां से आए हो वहां गाड़ देंगे। तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है उसी प्रदेश के विधायक से। बहरहाल एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर डालिए। आज मैं आपको पूरा बयान सुना ही देती हूं कि क्या कहा है उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह को लेकर क्या कहा है वो भी पढ़ लीजिए। राजगढ़ लोकसभा की पूरी विधानसभाएं हम 8 लाख से मतों से जीतेंगे। और राजा भी दिग्विजय सिंह, राजा कह रहे हैं दिग्विजय सिंह को, देखिए किस संदर्भ में कहा है। राजा जी दिग्विजय सिंह यहाँ जो घूम रहे हैं उन्हें ऐसे पैक करके भेजना है कि अगला जो ठिकाना होगा उनका वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में होगा। दिग्विजय सिंह को चाहने वाले तो सीमा के उस पार है। इनको चाहते हैं जो लोग और ये लोग भी उनको चाहते हैं और ये उनको भी चाहते हैं। हम तो जय श्री राम वाले हैं, जो राम को चाहते हैं हम उनको चाहते हैं। कभी कहते हैं कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो मौलवी बैठ के इस्लामाबाद में वंदे मातरम कहेंगे। कभी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के तार जो है वो जोड़ दिए हैं इस्लामाबाद से, कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो इनको पैक कर के पाकिस्तान में भेज देंगे। आप सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल पर, आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये प्रेम और इतनी ज्यादा भावना जो दिखने को मिल रही है वो तो आपकी दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा जो है बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रेम कितना है पाकिस्तान से कि वो बार बार हर मोदी जी आएंगे तो पाकिस्तान में हो जाएगा, विपक्षी आएगा तो ये हो जाएगा, हम आएंगे तो विपक्षी को यहाँ पहुंचा देंगे। तो भाई आपका प्रेम पाकिस्तान के प्रति प्रकट हो रहा है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में दर्शा रहा है। रामेश्वर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है विपक्षी दलों के बारे में, राहुल गांधी के बारे में या मैं कहूं दिग्विजय सिंह के बारे में, केजरीवाल के बारे में, ये तमाम जो बातें उन्होंने पाकिस्तान से जोड़ने का काम किया है, इससे किसी भी नेता की छवि धूमिल नहीं होती बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का मालूम होता है। उनके विधायकों के बारे में पता चलता है कि उनकी मानसिकता कितनी ज्यादा जो है पाकिस्तान से प्रभावित है या पाकिस्तान के प्रति उनका समर्पण जो है वो इसमें देखने को मिलता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये जो बयानबाजी का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री कभी उत्तर प्रदेश के, कभी मध्य प्रदेश के, कभी शिक्षा मंत्री कह देते हैं राजस्थान के कुछ, कभी तेजस्वी सूर्या हो जाते हैं, लेकिन इन सब के खिलाफ चुनाव आयोग जो एकदम चुप्पी साध लेता है कि हम तो इस मुद्दे पर कुछ कहेंगे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर टीएमसी का आप देख लीजिए, कुछ थोड़ी से कुछ होता नहीं है कि एकदम भेज देते हैं एनआईए सीबीआई जांच करने के लिए कि भाई देखो रेड मारो कोई कहीं कुछ निकल ना जाए। अतिशी मर्लिना कुछ कह देती है कि हाँ अब हमारे पार्टी में फूट होगा, हमारे पार्टी के लोगों को खरीद लेगी भारतीय जनता पार्टी, तो फुर्ती देखिएगा किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है एकदम जोशीला हो जाता है कि उसकी सारी कार्यशैली जो है उसे सारा अपना समर्पण भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाना है तो आतिशी के खिलाफ जो है लीगल नोटिस जारी कर देता है। मतलब ये जो दोहरा मापदंड और विरोधाभास इस लोकतांत्रिक मुल्क में देखने को मिलता है वो वाकई लाजवाब है। आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर? और लोकसभा चुनाव से पहले ये जो एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अपने बड़बोलेपन के लिए जो जाने जाते हैं और उनका उत्कृष्ट उदाहरण मैंने एक और प्रस्तुत कर दिया जो सूची में आप शामिल कर लीजिए, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? और साथ ही गुंडागर्दी भी देखने को मिलता है, कभी मिनिस्टर का बेटा पुलिस के सामने जो पैर के ऊपर पैर करके बैठता है, कभी वही मिनिस्टर का बेटा जो है मिनिस्टर पुलिस के सामने गुंडागर्दी या मैं कहूं कि एक ऐसी भाषा में बैठ जाता है जिससे उसका अहम प्रकट होता है, तो बेटा जो है बाहर गुंडागर्दी करते हुए नजर आता है। ये क्या अहम है, क्या अहंकार है? क्या रूल ऑफ लॉ बचा ही नहीं है? क्या राइट टू इक्वालिटी का कोई जगह ही नहीं है? या संविधान केवल अब एक बुक मात्र रह चुकी है? वास्तविक में जो उस संविधान में लिखा गया है उसका पालन जो है अब इस लोकतांत्रिक मुल्क में नहीं हो रहा है। जो भी आपकी राय है, आपके प्रश्न है, आपके सुझाव है, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।